और तमाम जानकारी के साथ राजकुमार चौधरी वरिष्ठ संवाददाता राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं श्रीनगर से अजर हुसैन मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजर, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले राजकुमार सीधा आपके पास आते हुए, क्योंकि एक बड़ा अपडेट आ रहा है। 40 मिनट बैठक चली है प्रधानमंत्री के आवास पर। क्या कुछ इस बैठक में अहम रहा है राजकुमार? देखिए निशा, स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से पहलगांव में जो हमला हुआ और उस हमले के बाद पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार के साथ खड़ा दिखा, तो सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी ये बन गई कि कुछ ना कुछ बड़ा होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन से इस पूरे प्रकरण को जो है बहुत गंभीरता से उसको मॉनिटर कर रहे हैं। आज जो ये बैठक थी, जो 40 मिनट की जो बैठक हुई है, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ साथ जो तीनों सेनाओं के प्रमुख थे वो भी इस बैठक में बुलाए गए, रक्षा मंत्री थे। 40 मिनट तक बैठक चली और उसमें समीक्षा हुई कि अभी तक जो 5 दिनों में जो ऑपरेशन चले हैं, तकरीबन 1 दर्जन के आसपास ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं चिन्हित किया गया है कि जो हिंदुस्तान की सरजमी पे रहकर जो हिंदुस्तान के जो वासी थे वही कहीं ना कहीं उनको मुखबिरी कर रहे थे और उनका सहयोग कर रहे थे। तो उन सब के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, उसके अलावा और जो बॉर्डर पर जिस तरीके के जो हालात और परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने और उसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया है। अवगत कराकर उनके सामने सिलसिलेवार जो अब तक की कार्रवाई हुई है उसके बारे में तमाम जानकारी दी है और आगे किस तरीके से इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, क्योंकि हर 24 घंटे में इसकी मॉनिटरिंग होनी है रक्षा मंत्रालय में भी, और उसके अलावा विदेश मंत्रालय के साथ साथ तमाम जो मंत्री हैं उनके जो सचिव हैं, उन विभागों के सचिव जो है इसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। और अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनको इसकी इंडिकेशन जो इसकी जानकारी है वो दी जा रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री को अवगत कराया जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 जो देशों के राजदूत बुलाए गए और उन राजदूतों के साथ इन जो व्यवस्था है, इन जो अभी तक की कार्रवाई हुई है, इन जो तथ्यों को जो उनके साथ शेयर किया गया है, उसके बाद एक बात जरूर तय है कि पाकिस्तान के ऊपर निश्चित तौर पर प्रेशर बन रहा है। और जिस तरीके की सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि वहाँ के सेना के प्रमुख और उसके अलावा जो वहाँ के कुछ राजनेता हैं, उन्होंने अपने परिवार को वहाँ से शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में ये जरूर हो सकता है कि युद्ध जैसे हालात जो है पाकिस्तान मान चुका है अपनी कारगुजारियों को लेकर। लेकिन ये जो 40 मिनट की बैठक है, इस बैठक में बहुत अहम तथ्य जो है वो प्रधानमंत्री के सामने रखे गए हैं और आने वाले दिनों में किस तरीके से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है, इन्हीं सभी मसलों पर चर्चा हुई है। जी निशा। ठीक है राजकुमार। अजर हुसैन भी लगातार मेरे सहयोगी श्रीनगर से बने हुए हैं। अजर, लगातार जम्मू कश्मीर में भी एक्शन देखने को मिल रहा है। ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। जो मददगार थे, जो आतंकी थे, उनके घरों में छापेमारी की जा रही है। क्या अपडेट इस वक्त देखने को मिल रहा है और क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? सबसे पहले सेशन के हवाले और आपको मैं रोकना चाहूंगी, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रक्षा संबंधी संसदीय समिति की बैठक है आज। स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की बैठक है। इसी के साथ दोपहर 3 बजे होगी संसदीय समिति की यह बैठक। आपको बता दें कि बैठक में पहलगाम हमले को लेकर होगी चर्चा। इस वक्त की यह बड़ी खबर, रक्षा संबंधी संसदीय समिति की बैठक आज। और इसी के साथ SCOD, देखिए SCOD की बैठक दोपहर 3 बजे बताई जा रही है। ये बैठक होने जा रही है और इसी के साथ बैठक में पहलगाम हमले को लेकर होगी चर्चा। लगातार मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। अजर, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। जिस तरीके से मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहता हूँ, इस विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बजट सेशन के हवाले से जो खुसूसी सेशन बुलाया गया है पहलगाम अटैक के बाद में, जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये संदेश भेजा था कि वो खुसूसी एक सेशन बुलाए, और उसके बाद में आज बाज़ाब्ता तौर पे ये सेशन बुलाया गया, जिसमें सबसे पहले जो है 2 मिनट के लिए साइलेंस खड़ा होकर साइलेंस जो है वो इख्तियार किया गया। वो जो परिजन है, जो मृत्यु हुए हैं, जो घायल हुए हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि को उन्होंने सभा में जताया। और उसके बाद में जो भी जितने भी मेंबरान थे, जितने भी लीडरान थे, उन्होंने एकजुट होकर एक करारदाद पेश की कि दहशतगर्दी के खिलाफ उन्होंने एक करारदाद पेश कर दी कि दहशतगर्दी को बिल्कुल कबूल नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर से सेशन स्टार्ट होने से पहले मुख्तलिफ लीडरों ने जो है मीडिया से बात किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो भी वाकई तौर पे, चाहे वो कांग्रेस है, PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है या कोई भी जमात है, जो कोई भी जमात वाली पार्टी है, उन्होंने साफ तौर पे जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो है कड़े अल्फाज में निंदा की और इसके खिलाफ एक्शन की भी मांग की है। और उसके साथ साथ जो परिजन है, जो मृत्यु है, उनके प्रति जो है एक एक्सग्रेशिया जो है
जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जानिब से वो भी जाना चाहिए। तो इस पे भी, इस विषय पे भी बात हो गई है। तो जहां तक जो ऑपरेशन का ताल्लुक है, अगर उनके हवाले से बात करें, लगातार डे फर्स्ट से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है चौकन्ना नजर आ रही है। तो इस वक्त हम पहाड़ी क्षेत्रों में है, हालांकि ये दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम से सटीक वाले दूसरे इलाके हैं, और यहाँ पे भी लगातार जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। लगातार जो मेरे पीछे आप ये वादियां देख रहे हैं, और वादियों के पीछे जो जितने भी जंगल है, वहां पे स्पेशल टास्क फोर्स के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और इनके साथ में सेना, सीआरपीएफ मिलके जो रात दिन वहां पे जो है सर्च अभियान चलाई जा रही है और खंगाला जा रहा है जो भी मिलिटेंट छुपे हुए हैं या उनके माविन जितने भी है, चाहे वो ओजीडब्ल्यूज है जो या जो भी उनके मददगार है, उनको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी बड़े एक्शन मोड में नजर आ रही है। निशो, ठीक है, चलिए इसी बीच डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार वो हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, देखिए आज 40 मिनट बैठक हुई है प्रधानमंत्री आवास में, तमाम पहलुओं पर इसमें चर्चा की गई। किस तरीके से इस बैठक को देख रहे हैं और इसी के साथ क्या कहना चाहेंगे उस भिखमंगे देश के लिए, क्योंकि अगर भारत एक पैर उसके ऊपर रख देना तो उसकी सांसें, इसकी आवाजें वहीं पर बंद हो सकती हैं इस भिखमंगे देश की। सांसें बची कहाँ है उसमें, अब तो वो अंतिम सांसें ले रहा है। देखिए, अगर उस मीटिंग में मेरे जैसा व्यक्ति होता तो एक सुझाव देता कि अभी अपन ने उसका पानी बंद करने की बात करी है, लेकिन अब जो है समय आ गया है, जो इंटरनेशनल केबल पड़ा हुआ है अरेबिक ओशियन में, जहाँ से इनका कनेक्शन जाता है पाकिस्तान के लिए, हमारी पनडुब्बियों को उसको काट देना चाहिए। जब इंटरनेट उनका बंद हो जाएगा तो थोड़ी बहुत अकल और आएगी। दूसरा, जो ग्वादर के बंदरगाह की तरफ और कराची की तरफ उन्होंने जो पाइपलाइन डाली है इंटरनेशनल वाटर से, जहाँ जहाज़ों को खड़ा करके वो तेल निकाल कर और अपने अंदर ले जाते हैं, मैं अगर होता तो उसको सबसे पहले उड़ा देता। तो निश्चित मानिएगा, जब तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी, इंटरनेट जीरो हो जाएगा, और फिर हमारे पास इस तरह की डिवाइसेस हैं कि हम उनके सैटेलाइट लिंक को जाम कर सकते हैं। और सैटेलाइट लिंक उनका जाम कर दिया तो उनके जो आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, इजराइल के पास भी हैं, हमारे पास भी कुछ कुछ हैं, हमारे साइंटिस्टों के पास भी हैं, जो निश्चित रूप से नेविगेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और वो नेविगेशन डिस्टर्ब कैसा होता है कि उनके कोऑर्डिनेट्स कुछ होते हैं और प्लेन किसी डायरेक्शन में जाता है। तो ये जो टेक्निक है आधुनिकतम, इनका उपयोग हमको करना पड़ेगा। ना केवल इतना, अभी जैसे पानी रोकने का अपन ने कहा है, पूरा पानी तो नहीं रोका है, लेकिन हाँ, एक टीवी चैनल पर बैठकर, हालांकि मैंने उसकी काफी भर्त्सना की थी, एक पाकिस्तानी जो आईएसआई का एजेंट है, हाँ, भारत के टीवी चैनल पर लाइव उसकी ट्रांसमिशन में बोल रहा था, एक बोतल लेके आया था, उसमें पेशाब भर के लाया था, हम बाजार के भीतर घुसकर हिंदुस्तानियों को ये पिलाएंगे। हाँ। तो मुझे लगता है उनको वो पीने का बड़ा शौक है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सिंध नदी में पानी तो रोका है, लेकिन जो थोड़ा बहुत पानी जा रहा है उसमें जम्मू कश्मीर की जितनी भी मलमूत्र है वो सब बहा देना चाहिए, जिनमें उनको और ये लोग यही डिजर्व करते हैं। देखिए, और भी बहुत सारी टैक्टिक्स हैं, उन सभी टैक्टिक्स का यूज करना चाहिए। और इसके कि पहले हम उन पर आक्रमण करें, हम तो आक्रमण नहीं करने वाले हैं, आप निश्चित मानिए। पिछला जितना भी 4 युद्धों का इतिहास उठाकर देखेंगे, हमेशा हमला, लड़ाई पाकिस्तान ने चालू की है, लेकिन अब पाकिस्तान को मजबूर कर देंगे। रहा सवाल उनका ये कि चीन और रूस के सहयोग से जांच की जाए। जांच किसकी की जाए? अरे हमारे पास ये लिंक अवेलेबल है कि आपने किस सैटेलाइट से कहां पर संपर्क किया था। हमारे पास ये प्रूफ अवेलेबल है कि उन बेचारे निरीह भारतीय नागरिकों को ये पूछ कर कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, और उनको गोली मार दी गई थी। किस बात का प्रूफ चाहिए आपको? अरे और तो और दरिंदगी की हद होती है कि कपड़े उतार कर देखा गया था, कुरान शरीफ की वो पढ़ने के लिए कहा गया था। तो देखिएगा, ये जो सब चीजें हैं धार्मिक अन्यता है, इनके दिमाग में घुस भरा हुआ है। ये गजबाए हिंद का एक फार्मूला है, और अभी हमको 2 फ्रंट पर लड़ाई लड़ना है। एक तो जो है पाकिस्तान के फ्रंट पर, और दूसरा भारत के अंदर जो इनके स्लीपर सेल हैं उनको चुन चुन के मारना है, उनको रवाना करना है। और उसकी शुरुआत हो गई है।
अभी सब जगह का जब आधार कार्ड चेक होगा और ये पता लगेगा कि ये आधार कार्ड असली है या नकली है, नकली डॉक्यूमेंट पकड़े जाएंगे, उनको जब जेलों में ठूसा जाएगा और उनको प्रत्यार्पण किया जाएगा, तब इनको समझ में आएगा। स्लीपर सेल अपने आप पकड़ में आ जाएंगे। और जो भी सस्पेक्ट्स हैं इंडिया में, जिन पर कि हमको ये एक शक है कि जिनका संपर्क पाकिस्तान में है, ISI से है, क्योंकि फंडिंग जो आ रहा है कहाँ आ रहा है। आज की तारीख में अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं सलाह दूंगा कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जितने भी, चाहे किसी भी धर्म के हों, सब पर CCTV लगा दीजिएगा। और जिस तरह से किसी होटल में या सराय में आकर लोग रुकते हैं तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उनका आधार कार्ड मेंटेन किया जाता है, उनका आइडेंटिटी प्रूफ मेंटेन किया जाता है। ऐसा कंपलसरी कर देना चाहिए। अभी जो आतंकवादी आते हैं या उनके स्लीपर सेल होते हैं, वो धार्मिक स्थलों पर शरण लेते हैं, तो उसको रोकने के लिए यही एकमात्र तरीका है, हमको एक्ट पास कर देना चाहिए। सभी धार्मिक स्थलों में कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो उसको उसका जिस तरह से होटल में रिकॉर्ड रखा जाता है, ऐसा आइडेंटिफिकेशन का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। कब आया, कब गया, कौन था, उसकी आइडेंटिटी क्या है और वो क्यों आया था। देखिएगा, जब तक हम इस तरह की सख्त जो कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक हम इन स्लीपर सेल को भी खत्म नहीं कर पाएंगे। देखिए, आतंक का एक दबदबा होता है, हवा होता है, और जब आतंक के हव्वे को डर और सख्ती के दबाव से जब तक नहीं दबाया जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। रहा सवाल ये कि हमारे यहाँ भी कुछ राजनेता ऐसे हैं जो कहते हैं मकान गिराने को कि आप जो है अन्याय मत करिए। अन्याय मत कीजिए, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आदमी का मकान बिल्कुल। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, कल मैं एक चैनल देख रही थी, आप यकीन नहीं करेंगे, पाकिस्तानी एक चैनल मैंने खोल के देखा, मैंने सोचा कि चलो देखा जाए कि क्या हो रहा है इसके अंदर। मुझे मतलब शर्म आती है इन दरिंदों को देखकर, ये ऐसे बुजदिल लोगों को देखकर जिनके चेहरे में जरा सी भी शिकन नहीं है। ये लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड लीडर्स भारत का सपोर्ट कर रहे हैं, जो कंधे से कंधा मिलाने की बात कर रहे हैं, हम इनके कंधों को तोड़कर रख देंगे, ऐसा वहां की एंकर साहिबा कह रही थी। मतलब मुझे शर्म आती इनकी सोच पर, कैसी सोच इन लोगों की है। जाहिल गवार इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रही वहां की एंकर साहिबा। वहां बैठे लोग ये बोल रहे हैं, वहां जो गेस्ट बुलाए गए थे वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, ये पानी रोकने की बात कर रहा है भारत इस वक्त कि हम पानी रोक देंगे। जरा बताए तो सही, भारत कैसे पानी रोकेगा, क्योंकि बहुत आसान नहीं है पानी रोकना। कह रहा वहां पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अगर आपको पानी रोकना है तो आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और तब जाकर 1-2 साल में जाकर ये पानी रोका जाएगा। इस तरीके की बातें, मतलब शर्म आ गई उस चैनल को देखने के बाद। जो गुस्सा तो है, लेकिन जो बातें वहां पर कही जा रही थी वो सच में दिल को झंझोड़ देने वाली बातें थी। वहां पर जो बातें कही जा रही थी, अगर वो ऐसी बातें नहीं बोलेंगे तो उनको मिलिट्री गिरफ्तार कर लेगी और अंदर बंद कर देगी। मजबूरी में उनको बोलना पड़ रहा है। असली बात जो निकल रही है, आप जरा वहां जाकर देखिएगा, जिस ढंग से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में उनके विरुद्ध आंदोलन हो रहा है। दूसरी वो खबरें वो नहीं दिखा रहे हैं जो सिंध और पंजाब के बीच में जनता आंदोलन कर रही है पानी के लिए। और ना केवल वो, कल की ही खबर थी, इतवार के दिन जो है 84 जो है इन्होंने ऑफिशियली कहा है कि हमने आतंकवादी मार दिए TTP के जवान, जबकि सोशल मीडिया खबर ये बताती है कि कम से कम 250 से लेकर 300 से अधिक जो है वहाँ के फौजी जवान जो है मारे गए हैं TTP ने हमला करके। तालिबान ने हाथ ऊंचे कर लिए हैं और बलूचिस्तान इनसे काफी नाराज है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और अब तो चीन ने अपने सभी नागरिकों को एडवाइजरी जारी करके सीधा का सीधा उनको आदेश दे दिया है कि जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो तब तक पाकिस्तान में ना रोके। और जो POK में आंदोलन चल रहा है वो इस बात के लिए चल रहा है कि जो इन्होंने नई खनिज संपदा की जो पॉलिसी बनाई है उसके विरोध में, क्योंकि वो सब खनिज जो खदानें हैं POK की, वो 99 ईयर्स की लीज पर ये चीन को देने के लिए तैयार है। इसके विरोध में हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग आंदोलन कर रहे हैं। उन खबरों को नहीं दिखा रहे हैं। ये इस तरह की जो बकवास कर रहे हैं, जैसे बिलावल भुट्टो ने किया, उसने भूल गया कि किस तरह से फांसी पे लटकाया गया था उनके अब्बा को। और ना केवल इतना, बहुत बड़े बड़े जैसे कह रहे हैं हमारा पानी रोकेंगे तो उसमें खून की नदियां बहेंगी। हमारे में खून है कहाँ? भारत का 1 इंच टुकड़ा
वो ना तो ले सकते हैं, ना सोच सकते हैं, ना अंदर घुस सकते हैं। अरे हमको तो अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ बैठे बैठे जो है ना बटन दबा दबा कर उनके सभी इंस्टॉलेशन तहस नहस कर सकते हैं। हमारे पास तो वो टेक्निक है जो तुम्हारे चाइनीज सैटेलाइट को ब्लॉक कर देगी। हमारे पास तो वो टेक्निक है कि जो आपके नेविगेशन सिस्टम को करप्ट कर देगी। अभी हमने उसका उपयोग नहीं किया है। हमारे पास तो वो टेक्निक है जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा में रहकर तुम्हारा पूरा आर्थिक जो है एक तरह से बैरिकेडिंग कर देगी। आपके यहाँ अनाज का दाना नहीं पहुंचेगा। दवाइयां तो वैसे ही पहुंचना बंद हो गई हैं, क्योंकि 90% जो है वहां पर दवाइयां बाहर से आती है। 10% दवाइयां कौन सी बनती है, वो भी हमदर्द की मेहरबानी से। कौन सी? क्योंकि हमदर्द दो भाई थे, बड़े भाई अपने हिंदुस्तान में रह गए, छोटे मोहम्मद सईद साहब वहां पाकिस्तान पहुंच गए थे। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में आज की तारीख में जो यूनानी दवाखाना लगा रखा है, हालांकि वो मोहम्मद सईद साहब मेरे अच्छे मित्र थे और मैं उनके मेहमान नवाजी भी उनके यहाँ कर चुका हूँ। और मुझे मालूम है कि उन्होंने BA MS इंडिया से पास किया था और वहाँ जाकर ये हमदर्द का बहुत बड़ा कारखाना यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई है। आज वो एकमात्र हमदर्द की यूनानी दवाखाना है जिसके कारण पाकिस्तानी लोगों का इलाज हो रहा है। अन्यथा इनके पास तो इंजेक्शन लगाने की सुइयां तक नहीं बनती हैं। वो सुइयां भी ये चीन से मंगाते हैं। अब चीन से भी आना भी लगभग बंद हो जाएगा। आप देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। और पाकिस्तान ये भूल गया है कि अब्बा है हिंदुस्तान उसका, और अब कैसे ईंट का जवाब पत्थर से देता है इन गीदड़ों को, ये देखने वाली बात होगी। चलिए ठीक है सर, वापस आपके पास में आऊंगी। अजहर हुसैन लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। अजहर देखिए, पहलगाम अटैक के बाद ये कहा जा रहा है कि पुलवामा की तरफ भागे हैं ये आतंकी। कोई अपडेट आपके पास? राजकुमार आ रही हूं आपके पास। लगातार हम देख रहे हैं जुनूब से लेकर शुमाल तक, चाहे दक्षिणी कश्मीर, नारद कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, लगातार हर एक क्षेत्र पे जो है छानबीन की जा रही है। घने जंगलों में, पीर पंचाल एरियाज में, हिमालय के पहाड़ों में, सब में ये जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा है। आपको मैं बताता चलूं कि 2019 से पहले, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, 2019 से पहले बिल्कुल कश्मीर में बंद का आह्वान रहता था। 2016 जब कश्मीर पूरी तरीके से जल रहा था, लेकिन 2019 के बाद में और अभी तक जो है कोई भी आह्वान, जो बंद का आह्वान या स्कूल बंद, वो नहीं दिख रहा था। लेकिन अचानक सा जो मिलिटेंट्स का जो टारगेट, जो दहशतगर्दों का जो टारगेट रहता है, क्योंकि जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस का भी मानना था, जो लेटेस्ट जो उनके जो बयानात आ रहे थे, प्रेस वार्ता में आ रहे थे कि घाटी में जो पूरे जम्मू कश्मीर में जो दहशतगर्दी का जो ग्राफ है वो कम हो रहा है और अपने आखिरी चरण में है। लेकिन अपने आप को जो है स्टैंड रखने के लिए या अपने आप को दबदबा स्टैंड रखने के लिए वो जो है सॉफ्ट टारगेट का इस्तेमाल किया करते हैं। इससे पहले जब उन्होंने जो है टारगेट किलिंग के दौरान जो कश्मीरी पंडित की किलिंग की और उसके बाद में नॉन लोकल लेबर्स की यहाँ पे किलिंग की, तो कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाता है कि दहशतगर्दी जो है अपने आखिरी चरण में है और अपने आप को स्टैंड रखने के लिए या अपने आप की मौजूदगी को दिखाने के लिए ये ऐसी कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सक्षम है जिस तरीके से लगातार सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। हालांकि हम देख रहे हैं लगातार जो जहां पे भी सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का सबसे पहले यही लक्ष्य रहता है, क्योंकि गुंजान वाले एरिया होते हैं, आबादी वाले एरिया होते हैं, तो वहां पे कोई सिविल डैमेज ना रहे। तो इस हवाले से वो जो है बड़े संयम से यहाँ पे काम भी ले रहे हैं। जी ठीक है, राजकुमार लगातार मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। राजकुमार देखिए, SCOD की बैठक होने जा रही है, जरा अपडेट दीजिए। 3 बजे ये बैठक होने जा रही है, क्या कुछ अहम रहने वाला है इस बैठक में? देखिए निशा, ये जो बैठक है, ये बैठक सांसदों की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है और इस खास बात ये है कि इसमें केवल जो सांसद हैं उन्हीं को स्थान दिया जाता है और इसमें तमाम विपक्षी दलों के और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो भी 11 सांसदों की समिति है। इस समिति की जो बैठक होगी, इस बैठक में भी जो पहलगांव में अभी तक की जो कार्रवाई हुई है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, उसकी जो जानकारी है वो दी जाएगी। और सूत्रों के हवाले से यदि एक बात अगर देखें तो हो सकता है कि विशेष संसद का सत्र भी इसके लिए बुलाने की जो है सिफारिश की जा सकती है। मतलब ये संभवतः इस तरीके के जो इनपुट है वो मिल रहे हैं, इस पर विचार किया जा रहा है कि जिस तरीके का ये मसला हुआ है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसे देखा जाए तो हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो कभी भी बहुत बेहतर नहीं रहे। हालांकि हिंदुस्तान की तरफ से हमेशा ये प्रयास किया गया कि उनके साथ रिश्ते अच्छे हों,
चाहे कोई भी प्रधानमंत्री रहे हों, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर लें तो उन्होंने तो शांति के लिए वो तो बस लेके गए वहाँ पे, और तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं उनको दिया गया। और अगर कोरोना काल के दौरान की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा दिल करके कोरोना काल के दौरान बहुत मदद पाकिस्तान की। लेकिन पुलवामा वाला जो ये मसला हुआ है, अब इसके बाद सारे जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं और केवल युद्ध ही एक रास्ता मुझे लगता है शायद निकलता है। और जिस तरीके से ये बैठक हुई है प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री की, उसके बाद जिस तरीके से संसदीय बैठक ये बुलाई गई है, इस बैठक के ये भी मायने लगाए जा सकते हैं कि ये पटल पे रखी जा सकती हैं, संसद का सत्र बुलाया जा सकता है। क्योंकि एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के साथ विपक्ष भी पूरा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। तो पहली बार अगर देखा जाए तो 11-12 साल का जो कार्यकाल अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गया है, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता के साथ खड़ा हुआ है और देश के साथ खड़ा हुआ है। क्योंकि नेशन देखने को नहीं मिली राजकुमार, सरकार का जो नहीं हुई इस मुद्दे में पहली बार। बिल्कुल सही बात है राजकुमार, ठीक है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी भी काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, देखिए अब ना टैंकर चलेंगे, ना गोलियां चलेंगी, ना खून खराबा होगा, ना कोई एयर स्ट्राइक होगी, अब सिर्फ वाटर स्ट्राइक होगी। और ऐसी वाटर स्ट्राइक होगी कि इन गीदड़ों की 7 पीढ़ियां याद रखेंगी इस वाटर स्ट्राइक को। 7 पीढ़ियां नहीं बल्कि 70 पीढ़ियां याद रखना चाहिए। आतंकवाद को जड़ से पूरी दुनिया से खत्म करने का जो हमारा संकल्प है वो पूरी दुनिया का संकल्प बन के रहेगा और निश्चित रूप से ये सामने देखने को मिलेगा। मैं यहाँ 2 चीजें और जोड़ना चाहूंगा। कल ही एक रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल कमेटी है एक इकोनॉमिक्स एंड पीस की, economicsandpeace.com पर उसको पब्लिश किया PDF फाइल। उसमें जो डेटा दिया हुआ है उसमें इंटरनेशनल टेरर इंडेक्स बताया गया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवादी कहां पर है, कैसे हैं। उस लिस्ट में पहला नंबर तो दिया अफ्रीका के एक छोटे से देश का और दूसरे नंबर पाकिस्तान का नंबर आता है, जिससे कि ये बताया गया है कि ये टेरर की जन्मभूमि है, फैक्ट्री है और इसके जिम्मेदार वहां की आर्मी है, वहां के अफसरान हैं, वहां के जो है राजनेता हैं। इन्होंने सबने अपनी फैमिली बाहर भेज दी है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हमको ठोक बजा कर ये देखना चाहिए, क्योंकि जो आतंकवादी छुपे हैं एकदम का जमीन निकल गई क्या, आसमान उनको खींच के ले गया? नहीं, वो उसी इलाके में हैं और कहाँ हो सकते हैं वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज देख रही हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, जो पुलिस की या आर्मी की ड्रेस पहन कर आ सकते हैं वो अपना भेष बदल कर जा सकते हैं। भेष कौन सा बदल सकते हैं? साधु का भेष बदल सकते हैं, अमरनाथ की तरफ जंगल की तरफ भाग गए होंगे, या ये भी संभव है कि वो फकीर बनकर किसी मजार के नीचे तहखाने में छुपे हुए बैठे हुए हैं। इन संभावना को भी हम निरस्त नहीं कर सकते हैं और पूरी सख्ती के साथ इन दरिंदों को, इन मानवता के दुश्मनों को, राक्षसों को जितनी जल्दी से जल्दी हो इनको सजाए मौत देना चाहिए। न केवल इनको बल्कि इनके आकाओं को, इनके परिस्तों को जो इनको पाल पोस रहे हैं, उन सब लोगों को जो राजनीतिक संरक्षण देके मकान गिरने की जो है बुराई करते हैं, उनके भी मकान गिरा देना चाहिए। बहुत हो गया, उनको देश ने बहुत सहन कर लिया। उनके अब्बा को भी, उनके ग्रैंड अब्बा को भी जेल में इसीलिए बंद किया था कि वो जो है देश के प्रति एक तरह से नफरत फैला रहे थे और राष्ट्रद्रोह का अपराध कर रहे थे। इस समय भारत सरकार अगर सख्त नहीं होगी, थोड़ी बहुत भी राजनीतिक दया बताई तो वो बहुत गलत होगा। आज की तारीख में पूरा देश एक है, सभी राजनीतिक। ठीक है डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, मेरे सहयोगी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अजय, पहलगाम जहां पर अभी सैलानियों से वो गुलजार होना चाहिए था, जहां पर ये मौसम था जो है पर्यटक यहां पर आए, लेकिन आज उन गीदड़ों की वजह से, उन कायरों की वजह से आज वो सुनसान पड़ा हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात कर ली जाए तो किस तरीके की सुरक्षा यहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, कश्मीर में हम हमेशा देखा कि कश्मीर को हमने जलते हुए भी देखा था। तो यही वो सिक्योरिटी फोर्सेस है, यही वो जवान है जिन्होंने इस जलते हुए कश्मीर को गुलजार बनाया। चाहे अर्ली 90s की बात करें, जब मिलिटेंसी पीक पे थी, तो उस समय भी जो है हमारी सक्षम फोर्स जो है, जो जिसमें सेना है, सीआरपीएफ है, पुलिस है, उन्होंने मिल के इस कश्मीर को गुलजार बनाया। हाँ, ये बात जरूरी है कि पिछले कई एक दिनों से जिस प्रकार से ये आतंकी हमला हुआ है, वाकई तौर पे जो यहाँ के आम नागरिक है, वो सिविल सोसाइटी है, हर एक तबका जो है वो सहम गया है। हालांकि हमने देखा कि लास्ट टाइम जो स्कूल, वाहन,
तमाम जो कारोबारी इदारे हैं वो सारे बंद थे। उन्होंने मिलजुल के जो यहाँ पे एक ही आवाज दी कि आतंक का जो है यहाँ पे खात्मा होना चाहिए। इनके आकाओं के साथ साथ जो इनमें मुलविस है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसे दोबारा जो इंसिडेंट है वो सामने ना आ जाए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि रात के ठीक है तकरीबन सर। 2:30 बजे यानी माइनस डिग्री में यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इन्हीं वादियों में, इन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में सर्च अभियान करते हैं। मैं थोड़ा सा पैन करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये वो वादियां हैं, ये ऐसे ही खूबसूरत नहीं है। इनमें हमारी सुरक्षा बल, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे लगी है, तब जाके ये इतना शांत माहौल बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब पहलगाम वाला इंसिडेंट होता है तो कहीं ना कहीं जो है एक दुख होता है। चलिए ठीक है अजय, थोड़ा समय का अभाव है फिलहाल। बहुत शुक्रिया अजय राजकुमार और डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।